दिल्ली से पहले इस वक्त की बड़ी खबर, गृह मंत्रालय की बड़ी मीटिंग, 3 नए आपराधिक कानूनों को लेकर बैठक में शामिल होने पहुंचे हैं सीएम योगी भी। बैठक का मकसद कानून व्यवस्था की स्थिति, न्याय प्रक्रिया में तेजी और नए प्रावधानों के प्रभाव को समझना है। और इस समीक्षा बैठक को न्याय और कानून व्यवस्था में सुधार के लिए एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में देखा जा रहा है, जो आने वाले वक्त में अपराध नियंत्रण और न्याय वितरण प्रणाली को नए आयाम दे सकती है। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य होने के चलते कानून के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विशेष रूप से तैयारियां कर रहा है। पवन गौड़ हमारे सहयोगी दिल्ली से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। क्या जानकारी मिल रही है पवन, इस मीटिंग को लेकर क्या अपडेट? देखिए, अब से थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ में जो मुख्य सचिव हैं उत्तर प्रदेश के मनोज कुमार सिंह, उनके अलावा डीजीपी और उनके साथ में प्रमुख सचिव गृह जो संजय प्रसाद हैं, वो यहाँ गृह मंत्रालय पहुंच चुके हैं नॉर्थ ब्लॉक में। और बस बैठक थोड़ी देर के अंदर शुरू होने वाली है। अमित शाह जो गृह मंत्री हैं, उनकी अध्यक्षता में यह बैठक होगी। बैठक में जिस तरह से आईपीसी और सीआरपीसी को हटाकर भारतीय न्याय संहिता के जो 3 नए आपराधिक कानून जो भारत सरकार ने पास किए थे, उसके बाद में पूरे देश भर में उनको लागू किया गया था, तो अब उनको लेकर समीक्षा बैठक है। किस तरह से राज्य के अंदर कितना उसमें प्रोग्रेस हो चुकी है, किस तरह से जो तमाम पुलिस को महकमा है उनकी किस तरह से कितनी ट्रेनिंग हो चुकी है और क्या क्या उसमें व्यवस्था है, किस तरह से आगे उसको बढ़ाया जा सकता है, कितनी तरह से इम्प्लीमेंटेशन किन किन थानों में उसको अब तक हो चुका है। तो इन सब विषयों को लेकर इस बैठक में समीक्षा की जाएगी। उसके साथ साथ किस तरह से ये तीनों कानून जो हैं, नए आपराधिक कानून हैं, उनसे मदद मिलती है जनता को न्याय दिलाने में। उसके साथ साथ जो न्याय प्रणाली में सुधार की जो बहुत पुरानी मांग थी, उसको किस तरह से समर्थन लगातार मिल रहा है, उस सब को लेकर इस बैठक में समीक्षा की जाएगी। बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ तमाम जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उत्तर प्रदेश सरकार के, चाहे वो मुख्य सचिव की बात करें, चाहे प्रमुख सचिव गृह की बात करें या डीजीपी उत्तर प्रदेश की बात करें, ये सब मौजूद हैं। और अपनी तरफ से सब लोग एक प्रेजेंटेशन देंगे। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से एक प्रेजेंटेशन दिया जाएगा। प्रेजेंटेशन में बताया जाएगा किस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार लगातार इन तीनों नए कानून को लागू करने के लिए लगातार काम कर रही है और कहां तक अब तक इसकी प्रगति हो गई है। ओके, विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और सीतापुर से बड़ी खबर, ट्रांसफार्मर में लगी भीषण आग। ट्रांसफार्मर में आग से अफरा तफरी मच गई। रामकोट थाना क्षेत्र की काशीराम कॉलोनी का मामला है। भीषण आग ट्रांसफार्मर में, ये बड़ी खबर। तस्वीरें देख सकते हैं आप, ट्रांसफार्मर सीतापुर में धू धू करके जल गया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें और आसपास भी धुएं का गुबार आप देख सकते हैं। आसपास पशु भी हैं काफ़ी, उनको भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ट्रांसफार्मर में भीषण आग और अब फिलहाल बताया जा रहा है कि अफरा तफरी का माहौल मच गया है। रामकोट थाना क्षेत्र के काशीराम कॉलोनी का मामला है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं ट्रांसफार्मर में आग लगने की। और मुजफ्फरनगर से बड़ी खबर, छत से गिरकर युवक की मौत। छत से गत्ता फेंकते वक्त गिरा युवक, हादसे में युवक की मौके पर ही मौत। बुढ़ाना कोतवाली का मामला है। छत से गिरकर युवक की मौत की खबर, बड़ी खबर आपको बता रखे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये घर की गली में गत्ता फेंक रहा था, तभी अचानक से गिर गया ये और जिससे उसकी मौत हो गई है। और बदायूं में मैजिक गाड़ी और कार में टक्कर, हादसे में दरोगा समेत 3 लोग घायल हो गए। सभी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है सभी का। बिलसी थाना क्षेत्र के बैन भट्टा में हादसा हुआ। मैजिक गाड़ी और कार में टक्कर, बड़ी खबर। और बड़ी खबर मऊ से, जहां मुख्तार अंसारी के करीबी अफजाल अंसारी की 2 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई है। गैंगस्टर एक्ट के तहत पुलिस ने मकान और फार्म हाउस को कुर्क किया है। मौके पर कई थानों की फोर्स मौजूद रही। मरदा थाना क्षेत्र के नेवादा में कुर्की की कार्रवाई की गई है।
बड़ी खबर नोएडा से अवैध कब्जा करने वाले भू माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। नोटिस जारी करने के बाद भी जब भू माफिया नहीं माने तो जिला प्रशासन ने एक्शन लिया। निर्माण करने वाले भू माफिया पर एफआईआर दर्ज की जाएगी। जिस जमीन को लेकर प्रशासन एक्शन ले रहा है करीब 250 बीघा है जिस पर अवैध निर्माण किया गया है और जमीन की अनुमानित कीमत 480 करोड़ रुपए बताई जा रही है। एसडीएम दादरी समेत मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात रहा। और कन्नौज में एसपी नेता की प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चला है। एसपी नेता कैश खान पर सरकारी जमीन पर कब्जा कर अवैध निर्माण करने का आरोप है। उसने यहां पर मैरिज हॉल बनवा रखा था। नगरपालिका से नोटिस मिलने के बाद कैश खान ने कोर्ट से स्टे ले रखा था। स्टे खत्म होने के बाद प्रशासन ने बुलडोजर की कार्रवाई की है। कोर्ट से स्टे लिया गया था। अब स्टे किसी तरह का नहीं है और नगरपालिका के द्वारा ये रास्ता साफ कराया जा रहा है। इसमें गेट हटा दिया गया है और बाकी जो अतिक्रमण है उसे भी हटा रहे हैं। सर, किस मोहल्ले में ये जगह मौजूद है? अतिक्रमणकारी कौन है? किसके द्वारा अतिक्रमण किया गया था? नगरपालिका क्षेत्र में स्थित है और बालाजी गौरी शंकर रास्ता है। यहाँ पे जो है रास्ते जो बना हुआ था उस पर अतिक्रमण कर लिया गया, रास्ते कर लिया गया था। इसी संदर्भ में नगरपालिका द्वारा रास्ता द्वारा से जो अतिक्रमण है उसे हटा। और इटापा में पुलिस ने पति की कातिल पत्नी को उसके प्रेमी के साथ अरेस्ट कर लिया है। पुलिस ने इस मामले में कुल 3 गिरफ्तारियां की हैं। दरअसल मृतक मनोज की पत्नी का रिश्ते के देवर के साथ प्रेम प्रसंग था। पति पत्नी में अक्सर विवाद होता था। इसके बाद महिला ने प्रेमी को अपने पति की सुपारी दी। आरोपी रोहित ने अपने भाई के साथ मिलकर मनोज को मौत के घाट उतार दिया। पहले उसे शराब पिलाई फिर उसकी हत्या कर दी। थाना इकदिल के खेड़ापति मोहल्ले की वारदात है ये। हम और सूचनाएं मिली तो इस पे एसपी सिटी सीओ जसवंत नगर, इंस्पेक्टर बड़पुरा और ध्यानेंद्र जो चौकी वहां के चौकी के प्रभारी हैं, उन लोगों द्वारा काफी उसमें मशक्कत की गई। तो उसमें काफी पूछताछ की गई। कुछ लोगों को टर्न अप करके पूछताछ किया गया। ये जानकारी मिली कि एक महिला है जो कि अपने देवर ममेरे देवर के साथ उनके प्रेम संबंध चल रहे थे और पति से जो है कटु संबंध चल रहे थे। जो मनोज नाम का मृतक है, लगभग 40 साल का, उससे पत्नी की 16 साल पहले लगभग 16 साल पहले शादी हुई थी। 13 साल का और 9 साल के 2 बच्चे इनके हैं। संभल के चंदौसी में जिस बावड़ी की खुदाई 3 दिन से रुकी हुई थी, उस कुएं की खुदाई बंद होने के बाद सोमवार को अचानक से प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की 4 सदस्यीय टीम पहुंची। इस टीम ने बावड़ी के आसपास करीब 5 घंटे तक बावड़ी से निकलने वाली हवा की जांच की। टीम ने बावड़ी के अंदर से गैस के निकलने के दावे पर मशीन सैंपल्स भी लिए। इसके बाद पर्यावरण विभाग की टीम निकल गई। पिछले 3 दिन से चंदौसी की बावड़ी में खुदाई को इसलिए रोका गया था क्योंकि वहां पर खुदाई के दौरान अचानक ऑक्सीजन की कमी और जहरीली गैस होने का दावा किया गया था। कितने दिन से खुदाई बंद है फिलहाल? अभी मेरे ख्याल 3-4 दिन हो गया। 17वां दिन है शायद, 17वां दिन है। तो खुदाई जो पुरातत्व विभाग जो टीम आई थी उन्होंने बंद स्पष्ट निर्देश दे दिया जो श्रमिक कार्य कर रहे थे के अंदर ऑक्सीजन की भी कमी है और कुछ क्षतिग्रस्त भी है दूसरी मंजिल इसकी। इसलिए ऐतिहासिक धरोहर को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हो और ऐतिहासिक धरोहर सुरक्षित भी रहे। तो पुरातत्व विभाग ने पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया किसी को अंदर जाने से और श्रमिकों को भी काम करने से भी मना कर रखा है। संभल में सभी तीर्थों की पहचान करके उनके जीर्णोद्धार का काम जारी है और इस बीच संभल में चंद्रेश्वर महादेव मंदिर में वहां के डीएम निरीक्षण करने पहुंचे। संभल में चंद्रेश्वर महादेव का मंदिर एक ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व रखता है। मंदिर का दौरा करने पहुंचे संभल के डीएम राजेंद्र पोंसिया ने बताया कि संभल में जितने भी तीर्थ स्थल हैं उसमें 3 कोनों पर 3 शिव मंदिर हैं। पहला संबलेश्वर मंदिर, दूसरा चंदेश्वर मंदिर और तीसरा भुवनेश्वर मंदिर। यही नहीं, संभल के डीएम ने चंद्रेश्वर महादेव की जमीन पर अवैध कब्जा होने की पुष्टि की। डीएम के मुताबिक मंदिर की 4 एकड़ की जमीन समेत 84 बीघा है, लेकिन मौजूदा वक्त में ये जमीन सिर्फ 20 बीघा ही बची है।
हमारे साथ इस वक्त जिलाधिकारी संबल हैं जो यहाँ पर चंद्रेश्वर महादेव के मंदिर में निरीक्षण करने के लिए आए थे। सर, क्या निरीक्षण किया गया और क्या आप लोग? चंद्रेश्वर महादेव मंदिर एसआई प्रोटेक्टेड मोन्यूमेंट है और इसी के अंतर्गत 19 बीघा भूमि वर्तमान में है। पूर्व में 84 बीघा भूमि बताते हैं, 80 से 84 बीघा। तो अभी हम सारे डॉक्यूमेंट्स की जांच कराएंगे क्या स्थिति है, और वर्तमान में जो एरिया है उसको हम दीवार बना करके सुरक्षित कर रहे हैं। जो स्ट्रक्चर अंदर का है उसको देखकर कुछ लगा कि क्या ऐतिहासिक कितने साल पुराना होगा? 5वीं सदी का मंदिर बताया जाता है, जिसका पुनरुद्धार 1126 में पृथ्वीराज चौहान जी ने कराया था। और मंदिर बहुत प्राचीन है, लोगों की मान्यता बहुत है। और जो 3 कोनों पर संभल के 3 शिव मंदिर हैं, जिसके बीच में ये शंभू की नगरी संभल बसी हुई है, उसमें से एक प्रमुख मंदिर यह है। जो स्थानीय ट्रस्ट के लोग हैं उन्होंने कुछ दावे किए थे कि इस मंदिर का स्ट्रक्चर और एक विवादित स्थल का स्ट्रक्चर मिलता जुलता है। ये माननीय न्यायालय का विषय है, इस पर मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा। एक चौकी का भी निर्माण यहाँ पर कराना है? हाँ, यहाँ की सुरक्षा को देखते हुए, क्योंकि 2016 में भी यहाँ पर विपरीत परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई थी, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन उत्पन्न हुई थी। इसको देखते हुए आज ही 4-1 की जो चौकी है वो गार्ड के रूप में एक तैनात रहेगी। यहाँ पे अस्थायी रूप से चौकी का संचालन यहाँ आरंभ हो जाएगा और भविष्य में एक चौकी का भवन भी बनाया जाएगा। और संभल में पुलिस चौकी की जमीन को लेकर जो दावे किए जा रहे थे वो खारिज हो गए हैं और अब्दुल खालिद ने एसपी को एफिडेविट देकर कहा है कि इस जमीन पर उसका कोई अधिकार नहीं है, ये जमीन सरकार की है और वो पूर्वजों के कहने पर जमीन की देखरेख करता था। आज यहाँ पर नहीं है, चलो हटाओ। कैसे आई, क्या जमीन? जिस स्थान पर पुलिस चौकी का निर्माण हो रहा है उस स्थान की काफ़ी समय पहले जो शपथकर्ता हैं मोहम्मद खालिद हैं, उनके पूर्वजों के बताए अनुसार वो लोग देखभाल करते थे। लेकिन उन्होंने बताया कि मेरा कोई इस जगह से कोई मालिकाना हक नहीं है, ये सरकारी ज़मीन है और सरकारी ज़मीन पर ही पुलिस द्वारा चौकी का निर्माण किया जा रहा है और मेरे द्वारा ना कोई इस ज़मीन पर कोई क्लेम किया जा रहा है। और अगर कोई व्यक्ति इस जगह का क्लेम कर रहा है तो हम जो है उसका खंडन करते हैं। उनके द्वारा इस तरीके के जितने भी क्लेम हैं जिसमें बताया जा रहा है कि ये कोई वक्फ की प्रॉपर्टी है, उसको उन्होंने निराधार बताया है। और रामपुर में पुलिस और एसटीएफ की गौ तस्कर से मुठभेड़ हो गई है। इसमें 50,000 के नामी बदमाश को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद घायल कर दिया है। घायल बदमाश को अस्पताल पहुंचाया गया। आरोपी के पास से तमंचा और बाइक बरामद हुई है। बता दें कि आरोपी पर पहले से ही 14 मुकदमे दर्ज हैं, जिसके बाद गौवध के मामले में आरोपी फरार चल रहा था। आत्मरक्षा पुलिस पार्टी द्वारा की गई फायरिंग में बदमाश को गोली लगी है। उसे तत्काल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ले आकर के इलाज कराया जा रहा है। यह अभियुक्त, जैसा कि मैंने पूर्व में बताया कि गोकशी के विभिन्न मामलों में वांछित था और बलरामपुर से 50,000 रुपये का इनामी अपराधी था। एसटीएफ की और रामपुर पुलिस की एक संयुक्त कार्रवाई थी और इसमें विस्तृत पूछताछ अभियुक्त से की जा रही है। पूछताछ करके अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आरोपी के पास से तमंचा जहां मिला है, वहीं लखनऊ और इटावा की ये तस्वीरें। 50,000 का इनामी मुठभेड़ में घायल हुआ है। लखनऊ में एसटीएफ की 50,000 के इनामी के साथ मुठभेड़ हुई। एनकाउंटर में गौ तस्करी के मामले में फरार जुबैर को गोली लगी। जुबैर और उसके गिरोह पर आरोप है कि ये गैंग पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश और नेपाल तक गौवंशीय पशुओं और मांस की सप्लाई करता है। इटावा पुलिस को भी कामयाबी मिली है। एनकाउंटर में 10,000 के इनामी को गिरफ्तार किया गया। इस दौरान थानाध्यक्ष भी घायल हुए। वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस को ये कामयाबी मिली है। थाना वैदपुरा इलाके में चौराहे के पास की ये पूरी घटना बताई जा रही है। और बरेली में सब इंस्पेक्टर दीप चंद रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार। 2 पक्षों के मारपीट के मामले में 50,000 रुपए की नगद रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। बता दें कि सब इंस्पेक्टर ने जेल भेजने के नाम पर धमकी देकर रिश्वत वो ले रहा था और इसी बीच सीओ एंटी करप्शन एसपाल सिंह के नेतृत्व में रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया गया। ये पूरी कार्रवाई एंटी करप्शन टीम ने की है। सुल्तानपुर में कलयुगी बेटों पर अपने पिता को मौत के घाट उतारने का आरोप लगा है। आरोप है कि 3 बेटों ने जमीन विवाद को लेकर अपने पिता की मिलकर हत्या कर दी और फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। आरोपी के चचेरे भाई ने बताया कुछ दिन पहले ही मृतक ने जमीन बेची थी। इसको लेकर बाप बेटों में विवाद चल रहा था। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।
सहारनपुर में बस कंडक्टर और टेम्पो ड्राइवर्स के बीच जमकर मारपीट हुई। इसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि सवारी को बैठाने को लेकर दोनों आपस में भिड़ गए। मामले को लेकर आशंका जताई जा रही है कि बस एसोसिएशन इस मामले को लेकर बंद का ऐलान कर सकता है। कानपुर में चोरों का आतंक खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। मामला चक्री का है, जहां एक पुलिसकर्मी की बाइक को चोर उठा ले गया। इसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया। पुलिसकर्मी की तहरीर पर चकेरी थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और चोरों की तलाश की जा रही है। बता दें कि कांस्टेबल जितेंद्र कुमार की बाइक चोरी हुई है, जो कि एक प्रशासनिक अधिकारी की सुरक्षा में तैनात है। और नोएडा में साइबर ठगों का जाल बढ़ता जा रहा है। अब नोएडा के सेक्टर 139 में रहने वाले एक शख्स के साथ ठगी का मामला सामने आया, जिसमें शख्स से 8 लाख रुपए की ठगी हुई। साइबर ठगों ने ट्रेडिंग के नाम पर मुनाफा देने का झांसा देकर पीड़ित से 8 लाख रुपए ठग लिए। साइबर क्राइम थाना पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। हापुड़ से खबर, जहां एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी को गाड़ी की फोटो खींचना भारी पड़ गया। दरअसल किसान यूनियन के काफिले में हूटर बजाने पर ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने एक कार की तस्वीर खींच ली, जिसके बाद किसान यूनियन मौके पर इकट्ठा हो गए और ट्रैफिक पुलिसकर्मी से कहासुनी शुरू हो गई। सभी किसान हंगामा करने लग गए। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर मामला शांत कराया। भैया ये हुई थी, काफिला जा रहा था गाड़ियों का, तो ये जो ट्रैफिक पुलिस वाले हैं तो ये थोड़ा सा बचाने के लिए इन्होंने मतलब ट्रैफिक रोकने के लिए इशारा कर रहे थे। वो तो एकदम से गाड़ी आई, उनके ऊपर चढ़ने से थोड़ी थोड़ी बची है ट्रैफिक पुलिस वालों के। कौन सी गाड़ी थी और किसके ऊपर चढ़ने से बची है? ये भारतीय किसान यूनियन की गाड़ी थी, बाकी सारी गाड़ी आगे निकल गई थी। उसमें से एक गाड़ी थी जो इनके ऊपर चढ़ने से बची है थोड़ी थोड़ी। गोरखपुर की रेलवे पुलिस ने गाड़ी चोरों के गैंग का पर्दाफाश किया। सरगना आशीष सोनकर समेत 3 बदमाशों को रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 9 से गिरफ्तार किया गया। बदमाशों के पास से चोरी की 6 बाइक, तमंचा और कारतूस बरामद हुआ। एसपी रेलवे ने बताया कि शातिर गैंग रेलवे स्टेशन के प्रतिबंधित क्षेत्र में एक्टिव था। घटना के बाद बदमाश चोरी की बाइक को कूड़े के ढेर में छिपा देते थे और फिर मौका पाकर चोरी की बाइक का नंबर प्लेट बदलकर बेच देते थे। जैसे 50 से 55 हजार की बाइक है तो उसको 20-25 हजार रुपए में ये बेच दिया करते थे। इसके अलावा इन्होंने ये भी बताया कि उस बाइक में अगर कोई बाइक का पूरा खरीदार नहीं मिलता तो हमने कई ऐसे मोटर पार्ट्स वालों से संपर्क कर रखा था, जिनसे हम बाइक के सामान निकालकर अलग अलग करके बेच भी दिया करते। इसके अलावा हमने इनसे पूछे कि आप इसके अलावा कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आप कहीं बेचते थे, तो इन्होंने बताया कि हम कोई अगर हमें नेपाल का कोई खरीदार मिल जाता था तो हम उसको भी ये अपनी बाइक बेच दिया करते थे। कितने पढ़े लिखे सर ये जो इसमें मेन इनका लीडर है आशीष, वो 9th पास है। शिवेंद्र करीब 12th तक पढ़ा हुआ है और बिट्टू करीब 10th तक पढ़ा हुआ है। अयोध्या में राम मंदिर परिसर में एक लड़का खुफिया कैमरे के साथ पकड़ा गया है। आरोप है कि वो कैमरा लगे चश्मा से राम जन्मभूमि की फोटो खींच रहा था। पुलिस ने आरोपी लड़के को हिरासत में ले लिया। खुफिया एजेंसी उससे पूछताछ कर रही है। आरोपी लड़का गुजरात का रहने वाला है। बताया जा रहा है कि यूपी एसएसएफ की जवान अनुराग ने इस आरोपी को पकड़ा है, जिसे अब सम्मानित करने की तैयारी की जा रही है। और लखनऊ में जमकर मारपीट के बाद थाने पहुंचे 2 पक्षों में जमकर कहासुनी हो गई। तभी एक पक्ष के समर्थन में एक शख्स खुद को वरिष्ठ बीजेपी कार्यकर्ता बताकर थाने पहुंचा, जिसके बाद कहासुनी के बाद नेताजी के भड़काने का वीडियो सामने आया। मनोज सिंह अपने साथ 3 गनर भी लेकर पहुंचे। इसके बाद कहासुनी और बढ़ गई। तीनों गनर का संबंध बलिया पुलिस से बताया जा रहा है। इटावा में पुलिस ने 10 लाख की कीमत की अंग्रेजी शराब समेत 3 तस्कर को गिरफ्तार किया। तीनों तस्कर चंडीगढ़ से बिहार की तरफ जा रहे थे, जहां पर इटावा में पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी से पूछताछ में अभी
3 तस्कर फरार भी बताए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। यूपी में बेसिक शिक्षकों के तबादले में बेसिक शिक्षकों की बड़ी राहत की खबर सामने आ रही है। शिक्षकों के तबादले के लिए सेवा अवधि की शर्त खत्म कर दी गई है, यानी जिले के भीतर कोई भी शिक्षक तबादले के लिए अब आवेदन कर सकेगा। अभी तक परस्पर तबादले के लिए महिला शिक्षिकाओं को टीचर को कम से कम 2 साल और पुरुष टीचर्स को कम से कम 5 साल संबंधित जिले में काम करना जरूरी था। विभाग ने ये भी साफ कर दिया है कि परस्पर की प्रक्रिया तो पूरी कर ली जाएगी, लेकिन शिक्षकों का गर्मी की छुट्टियों में ही ट्रांसफर किया जाएगा। ट्रांसफर के लिए शिक्षकों को ऑनलाइन आवेदन देना होगा और एक बार ट्रांसफर हो जाने के बाद शिक्षकों को अपना आवेदन वापस लेने की अनुमति नहीं होगी। विभाग के शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है। लंबे समय से तबादले की कोशिश में लगे टीचर्स का इंतजार अब खत्म हो गया है। विभाग की ओर से अंतरजनपदीय तबादले का आदेश जारी हो गया है। इस बार योगी सरकार ने बेसिक के स्कूलों में एक जिले से दूसरे जिले में तबादले के लिए न्यूनतम सेवा अवधि की समय सीमा को खत्म कर दिया है, जिसके बाद नए साल में शिक्षक एक जिले से दूसरे जिले में अपना तबादला करा सकेंगे। इससे पहले बेसिक के स्कूलों में ट्रांसफ़र के लिए मेल टीचर्स को 5 साल, वहीं फीमेल टीचर्स को 2 साल की सेवा अवधि पूरा करना अनिवार्य था, लेकिन अब इस बाध्यता को समाप्त कर दिया गया है, यानी कि अब कोई भी शिक्षक परस्पर तबादले के लिए आवेदन कर सकेगा, जिससे काफ़ी सारे शिक्षकों को राहत मिलने वाली है। कोविड महामारी के 5 साल बाद अब HMPV वायरस के मरीज मिलने लगे हैं और इसके बाद केंद्र सरकार अलर्ट है। यूपी में भी स्वास्थ्य विभाग तैयारियों में जुट गया है। रायबरेली एम्स में भी तैयारियां की जा रही हैं। मरीज के इलाज के लिए एम्स में अलग से आइसोलेशन वार्ड बनाया जा रहा है। डॉक्टर्स का कहना है कि ये वायरस कोविड जैसा खतरनाक नहीं है, इसको लेकर पैनिक होने की जरूरत नहीं है। हाथरस में भी स्वास्थ्य विभाग तैयारियों में जुट गया है।